लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन लगातार शुरू। 12 घंटे बाद देश भर में शुरू होगी मतगणना। टीएनपी पर सुबह 7 बजे से देखिए पल पल की बड़ी कवरेज। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का चुनाव ऐतिहासिक, 64 करोड़ से अधिक वोटरों ने किया मतदान। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट करने वाली एजेंसियों ने किया सर्वे, 4 जून को नतीजे होंगे अलग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर। और देश में दूध पर पड़ी महंगाई की नई मार। अमूल और मदर डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए दाम बढ़ाए। कल से नई कीमतों पर मिलने वाला है बाजार में दूध। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एग्जिट पोल को लेकर टीएनपी न्यूज ने लगातार अपनी महा कवरेज जारी रखी हुई। हमने आपको तमाम राज्य दिखाए, तमाम राज्यों के बारे में समझाया भी। अब आपको हम पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही हमारे साथ सर्वे एक्सपर्ट रितेश कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रितेश जी के पास हम चलते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा और 42 सीटों के समीकरण को समझना है। तो रितेश जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप जनता के बीच में गए और यहां पर टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की खूब कोशिश की और बीजेपी ने यह कहा कि अब की बार टीएमसी को हम यहां से जड़ से उखाड़ देंगे, हम ये दिखा देंगे कि अगर केंद्र में कोई एक विकल्प है तो बीजेपी है। आपको धरातल में क्या कुछ नजर आया? जनता के मन में क्या है? क्या पश्चिम बंगाल का मूड आपको देश से मिलता जुलता नजर आया या यहां पर कुछ अलग धारा थी? आलोक, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ गए तो पश्चिम बंगाल में बड़ा एक अजीब टाइप का सेंटिमेंट है। देखो, वहाँ पे दीदी बनाम लड़ाई मोदी जी की है। दीदी की जो 2021 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। हालांकि बीजेपी ने अपनी सीटें और वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन दीदी को सत्ता से हटा नहीं पाई थी। इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं बंगाल में, इंडिया गठबंधन में बताऊं आपको अलग अलग है। और चूंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अलायंस नहीं है और वहाँ पे सीपीएम और कांग्रेस भी लड़ रही है चुनाव। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही ज्यादा है वजूदफुल, बाकी जगहों पे उसको कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बंगाल में जो इस बार मुद्दा रहा, जिस तरह से बीजेपी मुस्लिम को तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही ममता बनर्जी पे, और ममता बनर्जी ने हिंदुत्व कार्ड भी खेलती रही, रामनवमी वगैरह पर छुट्टी का भी उन्होंने किया, और बीजेपी कंटिन्यू ममता बनर्जी को हिंदुत्व के नाम पे घेरती रही, और ममता बनर्जी बीजेपी को कि हमको काम नहीं करने देते हैं, ईडी सीबीआई। और बंगाल में ही संदेश खाली का मामला भी आया था जो बीजेपी के द्वारा उठाया गया था और जिसमें शेख को जेल भी हुआ था। ममता बनर्जी के उनको पुलिस रिमांड पे भी है, सीबीआई जांच भी चल रही है, बहुत सारे हथियार और शराब बारूद भी वहाँ मिले थे। तो बंगाल में जब के दौरान जब मुद्दे हैं तो तरह तरह के मुद्दे उछाले गए, लेकिन जनता में देखिए एक वहाँ बंगाल में ये भी बात जानना आपको जरूरी है कि जातिगत समीकरण क्या है। तो बंगाल में सबसे अधिक जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है और वो ममता बनर्जी का कोर वोटर है। उस वोट बैंक में सेंध लगाना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। सिर्फ 2-3 जगह को छोड़ते तो बाकी जगह पे वो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, जबकि बाकी के स्टेटों में देखेंगे कि उनकी चॉइस कांग्रेस भी है। वहाँ तृणमूल ने कम्युनिस्ट और उनसे कांग्रेस से ये वोट बैंक छीन करके 100% अपने फेवर में रखा हुआ है। जिसका कि कारण है कि टीएमसी विधानसभा हो या लोकसभा हो, मुस्लिम बहुल जो जहाँ पर मुस्लिम कई ऐसे लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ मुस्लिम वोटिंग 40% तक है। अब आप सोचिए कि जहाँ 40% वोटिंग है तो केवल 7-8% वोट इधर उधर करने से वहाँ पे टीएमसी जीत जाती है। 7-8% वोट को पोलराइज करना बड़ा आसान काम है। बीजेपी ये लगातार प्रयास करती रही कि सारे हिंदुओं को एकजुट करके मतुआ समुदाय के लोगों को
एकजुट करें और उनको वोट को अपने अंदर में कैच करें। यही कारण है कि बीजेपी ने कई जगह पे मतलब समुदाय के लोगों को टिकट भी दिया। और जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, चाहे देखिए बंगाल में पंचायत चुनाव भी हुआ था, वो भी लड़ी थी, और बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, तो नो डाउट कि बीजेपी अपना बेस्ट वहां पे लगा रही है। लेकिन अब मैं सीटों का जिक्र करूं तो कोच बिहार की सीट है। कोच बिहार की सीट पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणित उम्मीदवार है। आलोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। कोच बिहार सीट पर निश्चित प्रमाणित बीजेपी के हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी के जगदीश चंद्र बसुरिया से। यहाँ पे निश्चित प्रमाणिक को काफी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल हो सकती है आसानी से। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है सीट बीजेपी को बचाने में, रिटेन करने में। बीजेपी जिस हिसाब से 2019 में सीटें लाई थी, लगभग रिजल्ट कुछ 2024 में भी वैसा ही नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी का प्रयास है कि मैं बीजेपी को यहाँ कमजोर कर दूं, और बीजेपी का प्रयास है कि मैं ममता को कमजोर कर दूं। लड़ाई पहलवानों की होती है तो एक जरूर से 19 और एक 20 होता है। तो वहाँ ये देखने की बात है कि 18 को 22 बीजेपी कर लेती है, या ममता बनर्जी बीजेपी के 18 को 15 कर देती है। बस ये 5-7 सीटों का वेरिएशन है। ये 5-7 सीटों की लड़ाई चल रही है दोनों लोगों में। दूसरी सीट है अलीपुरद्वार, जहाँ से मनोज टिग्रा बीजेपी के हैं, वो भी आसानी से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जलपाईगुड़ी सीट जो है, वहाँ पे टीएमसी चुनाव निकाल सकती है। निर्मल चंद्र राय फाइट दे रहे हैं। हालांकि वहाँ पे जयंत राय और निर्मल चंद्र राय में फाइट बहुत जबरदस्त है जलपाईगुड़ी में। और जलपाईगुड़ी वो इलाका है जो आसाम से सटा हुआ है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कोर ममता बनर्जी के हैं। वहाँ पे जलपाईगुड़ी में इम्पैक्ट आसाम की जो हेमंत बिश्व शर्मा का है उनका भी देखा जाता है। तो जलपाईगुड़ी में इस समय जबरदस्त फाइट में है। हालांकि टीएमसी के पास एज है और ये माना जा रहा है कि टीएमसी चुनाव निकाल लेगी। एक दार्जिलिंग सीट है जिसको कि चाय का बागान और चाय की खेती होती है। अक्सर देखे होंगे कि आप विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे चाय मजदूर है, और चाय के बारे में लोगों को बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका लगातार मुद्दा रहता है। और उनके मुद्दे के कारण प्रधानमंत्री भी 1-2 बार उस मुद्दे को उठाए और उन लोगों से वहां पे गए भी। और ममता बनर्जी भी अक्सर देखे होंगे चुनाव प्रचार के दरमियान में अपने उनके साथ मिलजुल के। ममता बनर्जी की एक खास बात है कि वो जमीनी स्तर की नेता है और उनके पास कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आम आदमी से आसानी से मिलती हैं, कई महिलाओं के साथ डांस भी कर लेती हैं अपने, कहीं उनके साथ खाना भी बना लेके खा लेती हैं। तो वो साधारण महिला का रोल अदा करती है। मुख्यमंत्री कभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये मुख्यमंत्री है, परिवार में जाके हिल जाते हैं। इनका उनको फायदा बंगाल में महिलाओं में खास करके होता है। जिस तरह से महिलाएं, ममता बनर्जी 3 चीजों में बड़ी कामयाब हुई है बंगाल में, माटी, मानुष और महिला। ये तीनों मुद्दा उनके लिए रहा। तो माटी और महिला जो है वो मुद्दा के अलावा मानुष की जगह उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण अपना लिया। तो वहाँ पे ये देखिएगा चुनाव का जब चुनाव आता है तो मानुष भूल करके लड़ाई झगड़े तक उतारू हो जाती है। वहाँ उनका मुद्दा बदल के माटी, मुस्लिम और महिला हो जाता है। तो ये चीजों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वहाँ के चुनाव में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बताएं कि रायगंज की सीट है। रायगंज की सीट पे कृष्णा कल्याणी टीएमसी के हैं जो लड़ रहे हैं, और उनका जबरदस्त मुकाबला कार्तिक पॉल से है। लेकिन कृष्णा कल्याणी को जो है एज है और कृष्णा कल्याणी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद बलूर घाट है। बलूर घाट वो सीट है जहां बीजेपी के सुकांता मजूमदार लड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दिलीप चंद्र घोष को हटा करके सुकांतो मजूमदार को वहां बनाया गया। और वो सीट पर विप्लव मित्रा जो है टीएमसी के कट्टावर नेता, उनसे मुकाबला है। हालांकि सुकांतो मजूमदार चुनाव जीतते हुए दिख है, पर जो मार्जिन है ना बहुत कम है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। अगर कहीं कुछ बड़ा उलटफेर हुआ तो हो सके बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही चुनाव हारते हुए भी देख सकती है। उसके बाद मालदा उत्तर सीट है। यहाँ से खगेन मुर्मू है बीजेपी के, आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि प्रसन्न बनर्जी उनको फाइट दे रहे हैं, लेकिन एज काफी ज्यादा है। तो हम समझते हैं कि खगेन मुर्मू वहां से चुनाव आसानी से जीत लेंगे। उसके बाद मालदा दक्षिण है। मालदा दक्षिण वो है जहाँ से शाहनवाज अली रेहान टीएमसी के है। मालदा दक्षिण में मुस्लिम वोटर्स 40% तक है, 38-39%, और वहाँ वोटिंग भी अच्छी होती है। और आपको मैं बताऊं, मुस्लिम वोटरों में ममता बनर्जी को सॉलिड वोट मिल रहे हैं, इसलिए वहां से ममता बनर्जी के
टीएमसी के शाहनवाज अली रेहान को जीतते हुए कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। उसके बाद जंगीपुर है, जंगीपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से जो है धनंजय घोष का मुकाबला खलीलुर रहमान से है। खलीलुर रहमान भी वहां से चुनाव निकाल, हालांकि धनंजय घोष बीजेपी है। और इसके बाद की जो सीट है वो बहुत अहम सीट है, वो है बहरामपुर की सीट। हाँ, निर्मल कुमार शाह है। हाँ, बहरामपुर की सीट जो है वहाँ पे निर्मल कुमार शाह है बीजेपी से, और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से है, और यूसुफ पठान लड़ रहे हैं टीएमसी से चुनाव, टीएमसी की तरफ से। अक्सर क्रिकेट के मैदानों में यूसुफ पठान लास्ट बॉल पर छक्का मारने के लिए मशहूर है, और हमें ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को थोड़ा एज है, लेकिन लास्ट में जब वोटिंग हो रही थी तो ऐसा देखा गया कि यूसुफ पठान वास्तविक में बॉल को बाउंड्री पार करते हुए नजर आ रहे थे। एकमात्र सीट यही है जो बहरामपुर की है जहाँ कांग्रेस जीतने की संभावना है। अगर यहाँ कांग्रेस ये सीट हारने की भी चांस बहुत प्रबल है, और बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है कि अधीर रंजन को जो एज है वो बहुत माइनर 500-700 वोटों का है। ऐसे में मैं मानता हूं कि यूसुफ पठान कहीं ना कहीं राज्य में टीएमसी के सरकार होने का फायदा मिलेगा उनको, और अधीर रंजन चौधरी यहाँ से चुनाव हारने की संभावना ज्यादा है। हालांकि हम लोग उनको जीतने के लिए एज है तो दिए हुए हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। अगर ये हारते हैं तो कांग्रेस बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, शून्य पर हो जाएगी कांग्रेस। जो पिछले इलेक्शन में 2 थी वो शून्य पर आ जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद में अगली सीट बताऊं, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद वो सीट है जहां से सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम जो कद्दावर नेता है, उनको सभी लोग जानते हैं मोहम्मद सलीम को, वो वहां से भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम भी जो है वहां पे जीतते हुए दिख रहे हैं। उनका थोड़ा सा पोजीशन अच्छा है अधीर रंजन चौधरी की अपेक्षा। यही जो बहरामपुर और मुर्शिदाबाद की 2 सीट है, यही 2 सीटों से इंडिया गठबंधन को उम्मीद है, और ये दोनों सीटें भी फाइट में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन शून्य पर आ जाए वास्तव बंगाल में। इसके बाद की सीट का मैं जिक्र करूँ, कृष्णा नगर की सीट है। कृष्णा नगर की सीट वो है जहाँ से चर्चित महुआ मित्रा रही है, टीएमसी की सांसद जिनका लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी हीरानंद अंबानी के बेटे से द्वारा प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के आरोप में, और निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद थे उन्होंने मुद्दा उठाया था लोकसभा में, तो काफी चर्चित रही महुआ मित्रा वहाँ पे। और महुआ मित्रा और अमृता राय 2 हीरोइनों में जबरदस्त फाइट है। हालांकि एज अमृता राय को है, लेकिन कुछ लोग वहाँ ये भी बताते हैं कि हो सकता है महुआ मित्रा आखिरी समय में कुछ हुआ हो वोटिंग को, कि देखिए 6-7 बजे के बाद अगर वोटिंग बढ़ी होगी तो उस पर हम लोग नहीं ज्यादा वो कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे बीजेपी जीत तो रही है, एज तो है, पर सीट फाइट में है और कहना मुश्किल है। इसके बाद रानाघाट की बात करें, रानाघाट से जगन्नाथ सरकार बीजेपी के चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे जो टीएमसी के है क्राउन ज्वेलरी ऑफिस, वो जो है वो उस तरह बनगांव है जहाँ से शांतनु ठाकुर बीजेपी के काफी चर्चित नाम है, और शांतनु ठाकुर भी वहाँ से चुनाव आसानी से जीते हैं। सुशील दास का जो है ना जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं है। शांतनु ठाकुर वो नेता है जिनका की लोकल लेवल पे बहुत अच्छी पहुंच है, कनेक्ट है। शांतनु ठाकुर अक्सर ये माने जाते हैं कि आम कार्यकर्ताओं से भी इजीली मिलते हैं, जबकि विश्वजीत बोस थोड़े से प्राउडी टाइप के नेता माने जाते हैं, लोगों को अक्सर वो समझते नहीं है, जबकि राज्य में सरकार है, लोग मदद के लिए तो जाएंगे ना आपके पास। इसके बाद हम एक सीट का जिक्र करते हैं बैरकपुर का, जहाँ से बीजेपी के अर्जुन सिंह चुनाव मैदान में है, और प्रथा भौमिक टीएमसी की वहाँ फाइट दे रही है उनको, लेकिन यहाँ से भी अर्जुन सिंह को एज है और अर्जुन सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ दमदम सीट की, आपने सौगता राय का नाम सुना होगा, टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता है जो अक्सर ममता बनर्जी के साथ देखे जाते हैं, सौगत राय, जो कि उनका नाम आप तब भी सुने होंगे जब एक जो है विपक्ष के सांसद बाहर बैठ करके एक मिमिक्री बना दिए थे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ साहब, वो सौगत राय ही थे जो उनकी मिमिक्री कर रहे थे। तो सौगत राय अपनी सीट वहां बचाते हुए नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। एक बारासात की सीट है जहां पिछली बार ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ पर आप सुने होंगे, वो एक हीरोइन थी, हेलो जी, 12/7 से एक यहाँ पे हीरोइन चुनाव में मैदान में थी, जिन्होंने पहले जैन से बिजनेसमैन से शादी किया, फिर तलाक भी हो गई,
तो इस बार वहां से मैदान में उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने, और कोकोली घोष स्वप्न मजूमदार को चुनाव हरा देंगी ऐसा लग रहा है। वहां पे बहुत एज ज्यादा है इनका। उसके बाद बसीरहाट सीट है, बसीरहाट सीट से रेखा पात्रा है बीजेपी के। रेखा पात्रा वो है जो कि संदेश खाली की पीड़ित महिला है, जिसको कि मोदी जी ने डायरेक्ट बातचीत करके टिकट दिया था। रेखा पात्रा वो है। संदेश खाली का नाम जो अक्सर सुनते हैं, आजकल बंगाल फेमस हुआ था संदेश खाली से, ये वही रेखा पात्रा है जो संदेश खाली मुद्दे की पीड़िता है, और इनको बीजेपी ने उतारा है बसीरहाट से। लेकिन बसीरहाट सीट से सेकुलर इस्लाम जो है वो फाइट में है, और वहाँ पे वो जीतेंगे क्योंकि बसीरहाट में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे इनको जीत पाना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है। रेखा पात्रा को तो वहाँ से शेख नूर से चुनाव जीत जाएंगे। अब अगली सीट की हम लोग जिक्र करें, जयनगर की सीट है। जयनगर की सीट पर बीजेपी के अशोक कंडारी हैं, जो कि प्रतिमा मंडल है, जो प्रतिमा मंडल के हस्बैंड जो है प्रवक्ता भी रहे टीएमसी के। लेकिन यहाँ से अशोक कंडारी आराम से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब एक मथुरापुर की सीट है जहाँ से अशोक पुरकित बीजेपी के एज में है पापी हल्दर से। इसके बाद डायमंड हार्बर की बात करता हूँ। डायमंड हार्बर वो सीट है जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी कहे जाते हैं, और टीएमसी के नंबर 2 माने जाते हैं। हालांकि टीएमसी को चलाते वही हैं, ममता बनर्जी केवल जो है हेड है। तो अभिषेक बनर्जी वहां से चुनाव मैदान में है डायमंड हार्बर से, और काफी अच्छी वोटिंग हुई है डायमंड हार्बर में, और ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी बड़े अधिक अंतरों से वहां चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद की मैं सीट की जिक्र करूँ तो जादवपुर की सीट है, 22वीं सीट जादवपुर की है, जहाँ पे अनिर्बन गांगुली जो है, अनिर्बन गांगुली का मुकाबला जो है सयानी घोष उनसे है। वो भी सीट जीतती हुई दिख रहे हैं। टीएमसी सयानी घोष भी वहाँ से सीट आसानी से निकाल लेंगी जादवपुर इलाके में। ये शहरी इलाके हैं। यहाँ पे क्या आपको मैं बताऊं कि टीएमसी की बहुत जबरदस्त पकड़ है। कोलकाता दक्षिण है, वहाँ से देवाश्री चौधरी है बीजेपी के, जहाँ माला राय मुकाबला करे टीएमसी की। माला राय और देवाश्री चौधरी में फाइट जबरदस्त है, लेकिन माला राय टीएमसी को एज है, इसलिए माना जा रहा है कि ये सीट माला राय निकाल सकती हैं। इसके बाद कोलकाता उत्तर की सीट है, जहाँ से डॉक्टर तपस राय हैं बीजेपी से, और सुदीप बंदोपाध्याय हैं टीएमसी से। सुदीप बंदोपाध्याय भी ममता बनर्जी के रिश्तेदारी में भी हैं, और अच्छे करीबी नेता माने जाते हैं ममता बनर्जी के। ये भी सीट निकाल लेंगे आसानी से। उसके बाद हावड़ा की सीट है, जहाँ से रथीन चक्रवर्ती बीजेपी के हैं मैदान में, और प्रसन्न बनर्जी टीएमसी का है। ये सीट भी आसानी से टीएमसी जीतती हुई दिख रही है। उलबेरिया की सीट है, जहाँ से अर्जुन उदयपाल चौधरी है बीजेपी के, उनको सजिदा अहमद फाइट दे रहे हैं, मगर सजिदा अहमद वहाँ चुनाव नहीं जीतते दिख रहे हैं। अर्जुन उदयपाल को लेड वो है। श्री रामपुर की सीट है, श्री रामपुर की सीट पर कबीर शंकर बोस है बीजेपी के, जहाँ से कल्याण बनर्जी, ये भी एक चर्चित चेहरा है बीजेपी का, और बड़े योग्य सांसद माने जाते हैं टीएमसी के कल्याण बनर्जी, जो अक्सर देखते होंगे कि चुनाव आयोग वगैरह जाते हैं, धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। ये कल्याण बनर्जी है। लेकिन इनकी सीट यहाँ पर फंसी हुई है। उनकी सीट यहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी उन तमाम दिग्गजों को टारगेट कर रही है जो किसी न किसी रूप में ममता के करीबी हैं। तो यहाँ पे चुनाव कबीर शंकर बोस बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और कबीर शंकर बोस का ये माना जा रहा है कि थोड़ा लेट कर दिया है बीजेपी, अगर और थोड़ा पहले से उनको मैदान में रखा होता तो वो आसानी से सीट निकालते। लेकिन जिस तरह से फाइट दे रहे हैं कल्याण बनर्जी को, लगता है कि अगर नतीजे में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो हो सके कल्याण बनर्जी वहां चुनाव हार भी सकते हैं। अब अगली सीट है हुगली की सीट काफी चर्चित है, जहाँ लॉकेट चटर्जी एक फिल्मों की हीरोइन है, कलाकार है, और उनका मुकाबला जो है रचना बनर्जी से। तो लॉकेट चटर्जी भी आप देखे होंगे चुनाव के दिन भी आरोप लगाती रही कि उन पर पथराव हो गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, और अक्सर कैमरे के सामने बहुत कैमरे को पसंद करती है, तो पाइप्स वगैरह बहुत देती रहती है। लेकिन लॉकेट बनर्जी की इस समय पकड़ काफी कमजोर है। रचना बनर्जी इनके खिलाफ हैं यहाँ पर, रचना बनर्जी। हाँ,
इनके खिलाफ रचना बनर्जी का कनेक्टिविटी अच्छा है पब्लिक में, और जनता जब वोटिंग कर रही थी तो रचना को बनर्जी को ही प्रेफरेंस दे रही थी टीएमसी को, तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे कि रचना बनर्जी ये सीट आसानी से निकाल लेंगे। हाँ। इसके बाद आरामबाग की सीट है जहाँ से अरूप कांति दिगार बीजेपी के फाइट दे रहे हैं मिताली बाग को, लेकिन यहाँ पे अरूप कांति दिगार को एज है। उसके बाद तमलुक की सीट है जहाँ से अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के मैदान में है, और देवांशु भट्टाचार्य यहाँ से बीजेपी के टीएमसी के हैं, तो यहाँ पे भी बीजेपी को एज है। काटी की सीट है, काटी की सीट वो है जहाँ से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी पहले टीएमसी से सांसद से बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसमें चले गए। ठीक है, तो सोमेंदु अधिकारी और काठी ऐसा माना जाता है गढ़ है, और आपको याद रखना होगा कि यहीं पे था जहाँ शुभेंदु अधिकारी ने इसी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के पास आती है वो सीट, जहाँ से कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया था विधानसभा में। हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी पिछली बार तो बड़ी आसानी से जीत गए थे, लेकिन इस बार उत्तम बारिक से उनको मुकाबला है और फाइट तगड़ा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस इलाके में पैठ है उनकी, जिस तरह से दोनों भाई, उनके पिताजी भी वहाँ पे रहे राजनीतिक में, तो ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अंतु सीट को जीत लेंगे। उसके बाद घाटल की सीट है। हाँ। घाटल की सीट पर हिरणमय चट्टोपाध्याय बीजेपी के हैं, जहाँ पे दीपक अधिकारी टीएमसी के हैं, मुकाबला है। दीपक अधिकारी ये सीट आसानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सब वो सीट है जो ममता बनर्जी की गढ़ मानी जाती है। झारग्राम की सीट है, वहाँ पे कल्पिता सरेन है, जहाँ डॉक्टर प्रणातु टुडू को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। कल्पिता सरेन वहाँ से चुनाव निकाल लेंगे। मेदिनीपुर की सीट है जहाँ से अनिमित्रा पॉल है बीजेपी के, और जुने मालिया है टीएमसी के। जुने मालिया को फाइट दे रही है अमृता पॉल, और लेकिन जुने मालिया चूंकि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि उनको हरा पाएंगे। एज फिलहाल टीएमसी को है, लेकिन अमृता पॉल भी चुनाव अच्छा लड़ रही है वहाँ। ठीक। पुरुलिया की सीट है, पुरुलिया अब थोड़ा हिंदू बेल्ट में आ जाता है, इधर से सटा हुआ है अपना बंगाल झारखंड से। हाँ। तो पुरुलिया की सीट है जहाँ से ज्योतिमय महतो चुनाव में बीजेपी के मैदान में है। हाँ। उनका मुकाबला शांतिराम महतो से है। ज्योतिराम महतो ये सीट आसानी से जीतने हुए दिखे हैं। बंकुरा है, बंकुरा की सीट भी जो है सुभाष सरकार निकाल लेंगे। हाँ, बीजेपी की तरफ तरह के उनको मैदान में फाइट नहीं दे पाए, जिस तरह की ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि अरूप उनको चुनाव हरा देंगे, लेकिन अरूप उस तरह के मैदान में उनका कोई दिखा नहीं। उसके बाद विष्णुपुर की सीट है, विष्णुपुर की सीट पे सुजाता मंडल है। हाँ। जो बीजेपी जो टीएमसी की करीबी मानी जाती है ममता बनर्जी की। हाँ। और सुजाता मंडल जो है सौमित्रा खान यहाँ से को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी ने एक टिकट वहाँ मुस्लिम को भी दे दिया है, तो वहाँ पे सौमित्रा खान नहीं जीत पाएंगे चुनाव। सुजाता मंडल को एज है और वही जीत सकते, निकाल लेंगी। हालांकि सीट फंसी हुई है। हाँ। वर्धमान में 2 सीटें आती हैं। हाँ। वर्धमान पूरब और दुर्गापुर आती है। हाँ। आपको मैं बताऊं कि वर्धमान पूरब है जहाँ से असीम कुमार सरकार है, जिनका मुकाबला डॉक्टर शर्मिला सरकार से, शर्मिला सरकार यहाँ से आसानी से चुनाव जीत रही है टीएमसी की। अब अगली सीट जो बात करेंगे वो सीट बड़ी जबरदस्त है। हाँ। वो सीट है वर्तमान दुर्गापुर की सीट। दिलीप घोष और कीर्ति आजाद आमने सामने। हाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता दिलीप घोष वहाँ से मैदान में है बीजेपी के। हाँ। और उनका मुकाबला भागवत आजाद पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद ये तीसरी बार अपनी पार्टी बदल के पहुंचे हैं टीएमसी में। पहले वो बीजेपी के सांसद रहे, उसके बाद बीजेपी को छोड़ करके वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस से पिछली बार धनबाद में चुनाव हार गए। हाँ। धनबाद में चुनाव हारने के बाद इस बार पहुंच गए टीएमसी में, और हाँ। धनबाद से सटी हुई सीट दुर्गापुर पे पहुंच गए, वर्तमान दुर्गापुर पे। क्योंकि टीएमसी से है, टीएमसी का गढ़ माना जाता है वहाँ, तो उनको एज है। लेकिन दिलीप घोष को इस तरह से टक्कर दे रहे हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लास्ट मोमेंट में कहीं ऐसा ना हो कि दिलीप घोष उससे ये सीट छीन भी ले। फिलहाल तो कीर्ति आजाद को एज है, तो माना जा रहा है कि टीएमसी वो सीट निकाल लेगी। हाँ। इसके बाद एक अगली सीट जिक्र करेंगे, वो सीट भी गजब की दिलचस्पी वाली सीट है। हाँ। वो है आसनसोल की सीट। शत्रुघ्न सिन्हा है यहाँ से।
यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, जैसे दिल्ली में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी तो बिहारी दिल्ली में आके एक दूसरे को भारी पड़ने के लिए लड़ रहे थे, उसी तरह से आसनसोल की सीट है, उस सीट पर एस अहलुवालिया बीजेपी के हैं, वो भी बिहार के पटना साहिब के रहने वाले हैं, और उनका मुकाबला बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव वहां जीते हुए हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को एस अहलुवालिया फाइट बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को वहाँ एज है और ज्यादा एज है, फंसी हुई तो मान रहे हैं हम लोग थोड़ा सा के लिए, क्योंकि एस अहलुवालिया भी कटावर नेता है बीजेपी के, तो लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राहत भरी बात है ममता बनर्जी के लिए और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी, क्योंकि पिछली बार चुनाव में वो कांग्रेस से हार गए थे पटना साहिब से चुनाव। अगली सीट है बोलपुर की। बोलपुर सीट से प्रिया साहा और असित कुमार माल है, और असित कुमार माल जो है वो टीएमसी के, असित कुमार माल ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगली एक सीट है बीरभूम की, जहाँ से देवंतु भट्टाचार्य बीजेपी के, जिनका मुकाबला शताब्दी राय, ये भी एग्जिस्टिंग सांसद है टीएमसी के, शताब्दी राय भी यहाँ से चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं आलोक कि जो बंगाल है उसमें मुकाबला बड़ी जबरदस्त है। 17 सीटों पर बीजेपी को एज है और जीतने के लिए चांसेस बने हैं। वहीं पे तृणमूल कांग्रेस को 23 सीटों पर एज है और जीतने के चांसेस हैं। 9 सीटें बीजेपी की कंफर्म है और 15 सीटें इनकी फंसी हुई है। यानी हम अगर कुल मिलाकर के देखें आलोक, तो बंगाल का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे 16 सीटें ऐसी हैं और तो इंडिया गठबंधन के जोड़ ली जाए तो 18 सीटें ऐसी हैं, मतलब 8 16 कांटे की टक्कर सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। अब एक बार हम आपसे 18 में से बिल्कुल बीजेपी 8 सीटें हैं और तृणमूल की भी 8 है। यहाँ भी मैच टाई होता फाइट नजर आ रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी 18 को 22 करने में सक्षम हो जाएगी या ममता बनर्जी बीजेपी को 18 से 15 पे लाने बिल्कुल कि जिस तरह से आपने यहाँ पर समझाया, तो शक्ति परीक्षण किसका होगा और शक्ति परीक्षण में कौन भारी पड़ेगा ये तो स्पष्ट हो जाएगा। अब एक बार ओडिशा राज्य का भी हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं और आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ओडिशा की राजनीति अक्सर सबसे अलग पाई गई है, क्योंकि नवीन पटनायक उन नेताओं में से हैं ओडिशा में जो कि यहाँ पर एक छत्र राज भी करते हैं और इनका कोई विरोधी नहीं है, इनका कोई दुश्मन नहीं है और ये भी किसी के दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह का समीकरण आपको देखने को मिला, क्योंकि 21 सीटें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर एनडीए का खेमा कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा या इंडिया खेमा कितना बेहतर करेगा, क्योंकि नवीन पटनायक ने दोनों से अपनी दूरी बना के रखी हुई है। रितेश जी। आलोक, मैं बताना चाहूंगा उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ज्यादातर वहाँ पे देखेंगे तो लोगों के पास रोजगार की बड़ी कमी है, लेकिन मजदूर वर्ग के लोग हैं। प्लांट और फैक्ट्रियां काफी ज्यादा नवीन पटनायक के निगरानी में वहाँ है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी भी वहाँ पे है। वहाँ के सेंटिमेंट एक अजीब प्रकार का है। नवीन पटनायक फ्री में राशन, फ्री में कन्याधन योजना के तहत शादी कराते हैं। तो नवीन बाबू की एक अपनी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। विधानसभा का इलेक्शन भी वहाँ हुआ। विधानसभा के इलेक्शन में नवीन बाबू में और बीजेपी में टाइट फाइट है। हालांकि नवीन बाबू विधानसभा में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा की जब बात करते हैं तो लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं। नवीन बाबू एक ऐसे मंजे हुए मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, नवीन पटनायक, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उससे फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होता है। उनको इस बात से लेना देना है कि मेरे राज्य को कौन ज्यादा मदद करता है। अक्सर क्योंकि कोई कई इलाके तटीय हैं, वहाँ पे समुद्र से के तट पे हैं, जिसका क्या होता है अक्सर देखते हैं कि तूफान वगैरह जब आता है, चक्रवात वगैरह, तो उड़ीसा के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं, तो उन्हें आर्थिक पैकेज टाइम टू टाइम चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो नवीन पटनायक की पकड़ यहाँ अच्छी है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन लोकसभा में उनके कुछ उम्मीदवारों से जनता बहुत नाराज है। तो क्योंकि आप जब काम नहीं करेंगे ना, तो लोकतंत्र में जनता 5 साल बाद जब ईवीएम का बटन दबाने जाती है तो जनता उस समय अपने आप को आपका ऑनर बन जाती है। 5 साल तक सांसद ये सोचता है जीत के आ गए हैं तो जनता मेरी गुलाम है, लेकिन वही जनता जिस दिन वोटिंग की आती है उस दिन समझती है कि आज मेरे पास वक्त है, आज मुझे फैसला लेना है।
तो उस समय उस जनता के जहन में क्या होता है वोटिंग करने के लिए, और हम लोग चूंकि सर्वे करते हैं तो सर्वे के बाद उससे उस तरह के प्रश्न करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसके जहन में क्या रहा, और उसने जो ईवीएम का बटन दबाया जो कल खुलेगा उस ईवीएम में क्या निकलेगा, और किसके किसके लिए खुशी, किसके लिए हार का सामना करके दुखी होने का मौका हमें मिलेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त है। उड़ीसा में अब हम लोकसभा सीटों का जिक्र करें, विधानसभा का मैंने आपको बताया कि नवीन पटनायक वहाँ लड़खड़ाए जरूर है पर बहुमत के आसपास पहुंचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी फाइट दे रही है पर एकदम नेक टू नेक है, और कांग्रेस हो सकता है कि वहाँ 5-8 सीट जीते और सत्ता की चाबी अब कांग्रेस के हाथ में आ जाए। तो नवीन पटनायक कांग्रेस को सॉफ्टली हैंडल कर सकते हैं, ये तो सरकार बना लेंगे, नहीं कर सकते हैं तो बीजेपी तोड़फोड़ करके भी सरकार बना सकती है विधानसभा में। अब बहरहाल कल पिटारा खुलेगा, देखते हैं क्या आता है ईवीएम से। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा लोकसभा की सीट। तो बारगढ़ की सीट है, बारगढ़ की सीट पे प्रदीप पुरोहित बीजेपी के हैं, जिनका मुकाबला परिणीता मिश्रा से है, और परिणीता मिश्रा यहाँ पर चुनाव हार जाएंगी क्योंकि प्रदीप पुरोहित का बहुत जबरदस्त वहाँ पे पकड़ है। सुंदरगढ़ एक सीट है जहाँ से जुएल ओराम आदिवासी चेहरा है बीजेपी के, और बहुत कद्दावर नेता उड़ीसा में माने जाते हैं, पहले सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे वो। उनका मुकाबला दिलीप तिर्की से है, तो दिलीप तिर्की यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे बीजेपी के, और यहाँ पे जुएल ओराम चुनाव जीत जाएंगे। संबलपुर का सीट है जहाँ से इस समय पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और राज्यसभा से अक्सर चुने जाते थे, पहली बार फ्रंट फुट आए हैं गेम खेलने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान मैदान में है वहाँ से। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए मिनिस्टर भी रहे, पहले शिक्षा एमएचए भी रहे। तो अभी उनका मुकाबला जो है प्रणव प्रकाश दास से है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे आसानी से चुनाव, और थोड़े थोड़े में हो रहे हैं। इसके बाद कंजौर की सीट है, कंजौर की सीट से जो है धनंजय सिद्धू जो है बीजेपी के ये चुनाव जीत सकते हैं। मयूरभंज की सीट है, यहाँ से नेहा चरण मांझी जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और दावासुर की सीट है जहाँ से प्रताप चंद्र सारंगी है जो मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, उनका मुकाबला लेखसराय से है जहाँ की प्रताप चंद्र सारंगी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। भद्रक सीट है, भद्रक सीट से अभिमन्यु शेट्टी बीजेपी के हैं, इनको मंजुलता मंडल जो है बीजेपी के फाइट दे रही हैं और मुकाबला कांटे का है। इसके बाद मैं आपको बताऊं जाजपुर की सीट है जहाँ से रविंद्र नारायण पहरा है, वो आसानी से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देनाकल की सीट है, यहाँ से रुद्र नारायण पानी है, ये भी चुनाव जीतते आ रहे हैं। बोलंगीर एक सीट है जहाँ से संगीता कुमारी सिंहदेव है मैदान में, और इनका मुकाबला सुरेश भोई बीजेडी से है। ये सीट फंसी हुई है बीजेपी की, कांटे की टक्कर है। कालाहांडी है, कालाहांडी सीट पर जो है लंबोदर नियाल बीजेडी के चुनाव आसानी से जीतते नजर आ रहे हैं, फाइट है हालांकि लेकिन जीत जाएंगे। नवरंगपुर है, नवरंगपुर एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, कांग्रेस वहाँ मुकाबले में है और कांग्रेस के पास एज है, अगर खाता खुल सकता है तो नवरंगपुर है सीट। उसके बाद कंधमाल की सीट है, कंधमाल के सीट पर भी अच्युतानंद समंतरा जो है वो बीजेडी के हैं, वो लीड एज में है। कटक की सीट है जहाँ से भर्तृहरि महताब जो है मैदान में, संतरू मिश्रा वहां से चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी चुनाव जीत रही है। केंद्रपाड़ा सीट है, केंद्रपाड़ा सीट से अंशुमन मोहंती बीजेपी के जो है लीड कर रहे हैं। और जगत सिंहपुर है, वहां भी राजश्री मल्लिक बीजेपी के हैं, उनको एज मिला हुआ है तो बात उनकी ही मान रहे हैं हम लोग सर्वे में। अब अगली सीट है पूरी जहाँ से बीजेपी के प्रवक्ता रहे संबित पात्रा मैदान में, जिनके मुंह से निकल गया था कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी के भक्त है, और बाद में उन्होंने 3 दिन तक उपवास और पश्चाताप भी किया। और मोहन पटनायक से मुकाबला है। ये सीट माना जा रहा है कि पिछली बार संबित पात्रा हार गए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं संबित पात्रा इस सीट को जीत सकते हैं, एज उनके फेवर में है। भुवनेश्वर की सीट है जहाँ से अप्रतिता सारंगी है मैदान में, वो भी चुनाव जीतती हुई दिख रही है। इसके बाद अगली सीट है अस्का की। अस्का सीट जो है वहाँ पे रंजिता साहू जो है बीजेडी के मैदान में है, और वो उनका मुकाबला अनिता शुभम और से है। अनिता साहू जो है वहाँ चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बहरामपुर की सीट है जहाँ प्रदीप कुमार पानी रही है मैदान में, और उनका मुकाबला जो है भास्कर चौधरी बीजेडी से है। वहाँ पे बीजेपी को एज है और आसानी से चुनाव जीत रही है। आखिरी सीट है कोरापुट की जहाँ से सब
सप्तगिरी शंकर उल्का जो है कांग्रेस के हैं, वो चुनाव में फाइट दे रहे हैं और उनके पास एज है। अब देखना यह है कि कांग्रेस ये 2 सीट नवरंगपुर और वहाँ पे कोरापुट में जो फाइट दे रही है, दोनों सीटों को जीत में बदल रही है या वहाँ जो शून्य पर अटक जा रही है। जी जी आलोक, जिस तरह से आपने दोनों राज्यों को विस्तार से समझाया और दोनों ही समंदर से जुटे हुए ये राज्य हैं, यहाँ की राजनीतिक धारा भी अलग है, यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं, आपने विस्तार से रितेश यहाँ पर बताया भी और आपने उन विषयों को भी यहाँ पर समझाया कि किस प्रत्याशी के हिसाब से यहाँ पर मतदान हुआ होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लगातार आप सब टीएनपी के साथ इस तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार सबसे पहले तेज नतीजे भी बताएंगे और कल सुबह से ही टीएनपी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देने वाला है और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार सत्ता किसकी बनने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।